हेलो एवरीवन डियर, आज की सीरीज़ में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी में हमने रमेश सिंह की बुक ली है। ट्राई करेंगे कि उसके सारे के सारे चैप्टर जो हैं वो सीरीज़ वाइज अपलोड हो जाए। कुछ टॉपिक हैं जो बुक वाइज हम नहीं लेंगे, जिसके अंदर कुछ टॉपिक हैं जो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। तो आशा करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और जितना भी टॉपिक है इकोनॉमिक्स का उसको हम क्लियर करेंगे साथ में मिलकर। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स के बारे में कि आखिर इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखो, इकोनॉमिक्स जो है जो भी हमारी क्रियाकलाप जिससे भी हम इनकम जनरेट करते हैं वो सब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे हम इनकम जनरेट कर रहे हैं वो सब क्या है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। और इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं बेसिकली। अब यहाँ आ जाता है कि इकोनॉमिक्स की एक अलग सब्जेक्ट है ही क्यों, इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट क्यों है। बेसिकली इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि हम लोग जब डिमांड करते हैं, हम लोग जब अपनी चीज़ों को चाहते हैं तो हमारी जो चाहते हैं, हमारी जो विशेज़ हैं, हमारी जो डिमांड है वो अनलिमिटेड होती हैं। और इतने रिसोर्सेज सब नेशंस के पास या कुछ ना कुछ कमी रिसोर्सेज की रह जाती है। तो दिस इज द मेन रीजन हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे फुलफिल कर लें। और इसी चीज़ की स्टडी को हम इकोनॉमिक्स के अंदर देखते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन उठता है, पहला ही टॉपिक जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि इकोनॉमिक्स एक डिसमल साइंस है। अब डिसमल साइंस क्यों है, इसको हम डिसमल साइंस कह रहे हैं, पुअर साइंस कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जब हमने बात करी ना अनलिमिटेड वांट्स की, तो वांट्स जो होती हैं वो हमारी इच्छाएं हैं जिनको हम कह रहे हैं असीमित है। लेकिन और जैसे हम एक हमने फिल कर ली, दूसरी आ जाएगी, तो ये एक ह्यूमन बिहेवियर को दिखाता है। और ह्यूमन बिहेवियर को कोडिफाई नहीं किया जा सकता। वो ये कह रहे हैं कि किसी चीज़ के लिए मेरे लिए उपयोगिता है, दूसरे के लिए नहीं है। किसी चीज़ के लिए जो यूजेबिलिटी है वो मेरे लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। तो उनको हम पढ़ें कैसे, ये तो ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करता है। जैसे एक व्यक्ति की इनकम है 20,000 रुपये, वो 20,000 में खुश रह जाता है। एक व्यक्ति की इनकम 2 लाख रुपए, उसे उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर ये रिलेटेड होता है ह्यूमन बिहेवियर से। जो हमारे रिसोर्सेज हैं, अगर हमारे वो रिसोर्सेज कम हैं लेकिन उसमें भी हम सेटिस्फाई हो पाते हैं तो हम ये कह रहे हैं एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है और हमारी वांट्स अनलिमिटेड चली जाती हैं तो उसमें सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए एक डिसमल साइंस कहा जाता है। इसको हम एक कंफ्यूजिंग साइंस भी कह सकते हैं, इसको हम पुअर साइंस कह सकते हैं। और यह हम कह रहे हैं, यहाँ पर आप समझ में आएगा कि एक फेल्ड साइंस कह के चल रहे हैं क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को कोडिफाई नहीं कर सकता। सेटिस्फेक्शन को इकोनॉमिक्स डिजिट में लेना चाहता है कि हम कोई भी हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है तो उसको हम क्या करते हैं, यूटिल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यूनिट्स में हम उसे रैंक दे देते हैं, नंबर दे देते हैं। लेकिन क्या नंबर दिए जा सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर को? इसीलिए इसको हम एक ऐसा साइंस मान के चलते हैं कि जिसमें ये ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने में नाकामयाब होता है। इसीलिए हम इसे पुअर साइंस की संज्ञा देते हैं। आके अगर हम टॉपिक के ऊपर आते हैं, इसी के अंदर ये सारी चीजें दी हुई कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन प्रॉब्लम्स को अगर हम पास्ट में देखते थे वो आज भी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कह रहे हैं पॉवर्टी थी, तो पॉवर्टी उस समय पर भी थी जब भारत आजाद हुआ, उस समय पर थी जब भारत की आजादी से पहले, और आज भी पॉवर्टी उसी तरीके से है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पॉवर्टी दूर हो गई? अनएम्प्लॉयमेंट उस समय पर भी था, आज है, आज के बाद भी है। तो कह रहे हैं एक पर्टिकुलर रिजल्ट पर इकोनॉमिक्स नहीं आ पाता है। एंड दिस इज वाई इट इज नोन एज अ पुअर साइंस, दिस इज वाई इट इज क्रिटिसाइज। अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स के अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं। कुछ को जाना जा सकता है, कुछ को अंडरस्टैंड किया जा सकता है हमारी डे टू डेली लाइफ के अंदर। यहाँ पर इसी चीज से रिलेटेड कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एक डेवलपिंग, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डेवलपिंग का बुक, इस बुक के बारे में बता रहे हैं कि इस बुक के अंदर कोशिश की गई है कि हम इकोनॉमिक्स को सिंपल वे में पढ़ सकें, हम अंडरस्टैंड कर सकें कि आखिर हमारे समाज की इकोनॉमिक जरूरतें क्या है और उन जरूरतों को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। इस तरीके से बेस बनाकर यहां पर इस बुक को स्टार्ट किया गया है। सीधे सीधे हम टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी इन विच हाउ द सोसाइटी यूज देयर स्केयर रिसोर्सेज। किसकी बात कर रहे हैं हम? स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर रिसोर्सेज का मतलब ये डेफिनेशन आ जाएगी अब आपकी यहाँ पर। एंड डेफिनेशन वी आर सपोज टू स्टार्ट विद फर्स्ट कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी है हाउ सोसाइटी आर यूजिंग द स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर्स का मतलब होता है कमी, जिन चीज़ों की हमारे पास कमी है, मतलब जिनको हम
चाहकर भी नहीं बना सकते हैं। लाइक सपोज करो सन से मिलने वाली जो रोशनी है वो हमारे पास अथा है, लेकिन अगर हम बात करें कोल के डिपॉजिट, एक बार वो खत्म हो जाएंगे तो उसको रिप्लेनिश करना इट इज नॉट वेरी इजी। तो दिस इज द मेन रीजन यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज को हमें क्या करना चाहिए, हमें एक ऐसे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए जिससे कि हम सभी की जो इच्छाएं हैं, सभी की जो डिमांड है उसको कम से कम फुलफिल करने की कोशिश की जा सके। तो हम कह रहे हैं इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी हाउ सोसाइटी यूज रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस द वैल्यूएबल कम्युनिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग द डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसी की स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं स्टडी हमें ये बताता है कि कैसे इंडिविजुअल, फर्म, गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो इनके बीच में चॉइसेस बनाते हैं। चॉइसेस का मतलब क्या होता है, व्हेन वी हैव द रिसोर्सेज, तो उन रिसोर्सेज में से हमें चुनाव करना होता है कि कौन से हमें बेहतर नतीजे देंगे, क्योंकि हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। और प्रोडक्शन क्यों किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है जिससे कि इंडिविजुअल की डिमांड को सेटिस्फाई किया जा सके। आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स एक स्टडी है हाउ सोसाइटी यूजेस देयर रिसोर्सेज। तीनों चीज में सेम दिया हुआ है। पहले में दे दिया स्कार्सिटी की बात है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है और हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, उनको पूरा करना है। दूसरे में दे दिया है कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हमें चुनाव करना है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को या मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए हमें रिसोर्सेज में चुनाव करना पड़ेगा। और तीसरी चीज में हम ये कह रहे हैं कि हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि जिससे सबकी जरूरतों का ध्यान रखा जा सके, सबकी रिसोर्सेज को पूरा फुलफिलमेंट किया जा सके। आई होप इतना समझ में आया होगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम उस पर चलते हैं सीधे सीधे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। जब हम इकोनॉमी को एज अ इंडिविजुअल लेवल लेकर चलते हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, अगर हम इसको एज अ एग्रीगेट लेवल लेकर चलेंगे तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इनके बीच में डिफरेंशिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी एक और वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, डिटेल में है वो काफ़ी। अगर आप लोगों को इसमें भी कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप उसको ले सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है यूपीएससी वाले कैंडिडेट्स को कि आप जब इकोनॉमिक्स ये पूरी बुक पढ़ रहे हैं, अच्छी खासी मोटी बुक है, लेकिन याद रखना ये जो बुक है वो आपको केवल एक बेस बना के देती है, एक बेसिक क्लियर करती है। आपका जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, या आपका बजट क्या होता है, या आपका बीओपी क्या होता है, बीओपी क्राइसिस क्या होते हैं, मनी के क्राइसिस क्या होते हैं, ये आपको एक बेसिक बना के देगी। आप अगर ये सोचते हैं जैसे पॉलिटी की बुक होती है तो पॉलिटी की बुक में सारा आपने सिलेबस कर लिया, उस सिलेबस में से आप ये सोचते हो कि उसी में से डायरेक्टली क्वेश्चन निकल जाते हैं। इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता है। इकोनॉमिक्स के अंदर आपकी करंट इंफॉर्मेशन जिस तरह की है, यहाँ जो बेसिक है बुक आपका बेस बनाएगी और उस बुक के आधार पर करंट सिनेरियो में बजट कैसे बन रहा है, आपके इंटरनेशनल क्राइसिस इकोनॉमी से रिलेटेड क्या है, आपका स्टॉक मार्केट कैसे काम कर रहा है, आपकी जो करंट में जो एक्टिविटीज हैं उसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ रहा है समाज के ऊपर, ये सारी चीजें आपको तभी पॉसिबिलिटी है जब आप एक बेसिक तैयार करके, ये बुक के साथ हम बेसिक तैयार करेंगे और उसके बाद आप उसका करंट अफेयर करना शुरू करेंगे, देन आपकी जो एक थिंकिंग है वो ब्रॉड हो पाएगी और आप सही तरीके से उसके आंसर दे पाएंगे। तो यूपीएससी और पीसीएस वाले स्टूडेंट के लिए इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड देन वो उनको कॉरिलेट कर सके करंट इंफॉर्मेशन के साथ। क्योंकि अगर न्यूज के अंदर आ रहा है जीडीपी की ग्रोथ, लेकिन आपको जीडीपी पता ही नहीं है तो आप ग्रोथ के बारे में समझ ही नहीं पाओगे। आप क्रिसिल की रिपोर्ट होगी, एसएनपी की रिपोर्ट होगी, उनके बारे में पता ही नहीं कर पाओगे। चलिए हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। बात कर रहे हैं सिंपली, हम यहाँ पे कह रहे हैं माइक्रो जो स्टडी होती है वो इंडिविजुअल की स्टडी होती है। जब हम इंडिविजुअल लेवल पे प्रोडक्शन की, इंडिविजुअल लेवल के डिमांड की, कंज्यूमर की, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। जब हम इसे एग्रीगेट लेवल पे बात करेंगे, जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, नेशनल वेल्थ की बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, पॉवर्टी की बात करेंगे, जिसमें हम सबको लेके चलेंगे, एज अ होल पढ़ेंगे, तो इसे हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप इतना समझ में आया होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं। आई होप जो पहला सेंटेंस है उसको आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो बॉटम अप अप्रोच होता है। क्यों? आपने इंडिविजुअल की इनकम ली, सबकी इनकम को आपने एग्रीगेट किया, तो आप क्या करोगे, यानी छोटी छोटी इनकम को आपने एग्रीगेट किया तो वो पूरे देश की इनकम हो जाएगी, जिसको हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम कह सकते हैं। डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। उसके बाद जो बाद में, क्योंकि नेशनल इनकम निकालने का एक फॉर्मूला है, तो इसको हम डोमेस्टिक इनकम कहेंगे एग्रीगेट लेवल पे। अब सोचो, जब आपने नेशनल इनकम निकाली तो वो एक एग्रीगेट लेवल आ गया। अब उससे आप माइक्रो लेवल पे कैसे जाओगे, यानी कि मैक्रो लेवल आपका टॉप अप्रोच होता है जिससे आप अंदर जाते हैं या लोअर लेवल पे जाते हैं। जैसे नेशनल इनकम को अगर डिवीजन कर देंगे पॉपुलेशन से तो पर पर्सन इनकम,
मींस पर पर्सन इनकम को एग्रीगेट करेंगे तो नेशनल इनकम, माइक्रो अप्रोच। नेशनल इनकम से अगर हम पर पर्सन इनकम पर जाएंगे तो क्या हो जाएगी आपकी, मैक्रो से लोअर अप्रोच हो जाएगी, ये इसका मतलब है टॉप टू डाउन अप्रोच हो जाएगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर माइक्रो और मैक्रो में। आई होप समझ में आया होगा कि माइक्रो थ्योरी क्या करती है, मैक्रो थ्योरी क्या करती है, दैट हैज बीन गिवन। यहाँ कह रहे हैं इकोनॉमिक्स एक थर्ड कोर आइडिया देता है, इकोनोमेट्रिक्स एक थर्ड कोर आइडिया देता है किसके बारे में, माइक्रो और मैक्रो अप्रोचेस के बारे में। क्योंकि जो आप एक ऐसे एग्जांपल दे सकते हो कि जो चीज सेटिस्फाई कर रही है माइक्रो लेवल पे, इट इज नॉट कंपल्सरी कि वही सेम थियरी आपकी मैक्रो पे भी काम करे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने सेविंग करना शुरू करा, तो सेविंग करके आप अपने घर पे गए, आपने मम्मा को बताया मम्मा आज से मैंने ना सेविंग करना शुरू करा है, तो आप आंसर दो, है ना, लिख सकते हो। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी मम्मा का कैसे बिहेवियर होगा, तो जनरली आप यही बोलोगे कि मम्मा आपकी खुश होंगी कि आपने सेविंग करना शुरू किया है। अब ये इंडिविजुअल लेवल हो गया, यानी इंडिविजुअल लेवल पे सेविंग बहुत अच्छी बात है, हम अपने लिए सेविंग करते हैं। लेकिन अगर एग्रीगेट लेवल पे, पूरे देश के लेवल पर इतना सा सोचो कि 145 करोड़ की आबादी का आज हम हिस्सा हैं, उसमें से अगर 50 करोड़ लोग भी वर्किंग हैं, वो 1 रुपया डेली अपना अलग निकाल देते हैं, डेली सेव कर लेते हैं, तो एक ही दिन में अपने 50 करोड़ रुपए कहां से निकाल दे, इकोनॉमी से बाहर। इसका मतलब है विच इज गुड ऑन द माइक्रो लेवल, द थ्योरी गुड ऑन द माइक्रो लेवल, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट विल गुड ऑन अ मैक्रो लेवल इज ऑल्सो। सो जब हमारे पॉलिसी मेकर बैठते हैं तो वो माइक्रो लेवल पे जाकर अलग तरह की पॉलिसी बनाएंगे, गांव देहात को लेकर वो अलग तरह की पॉलिसी बनाएंगे, और एक देश लेवल पे वो अलग तरह की पॉलिसी बनाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा माइक्रो मैक्रो के बीच का डिफरेंसेस। नेक्स्ट आ जाता है आपका, हमने ये तो पढ़ लिया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, हमने देख लिया कि व्हाट आर द 2 ब्रांचेस ऑफ द इकोनॉमिक्स आपके, तो माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक आ जाता है कि आपकी इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय द इकोनॉमी। इकोनॉमी एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर हम रिसोर्सेज को मैनेज करना सीखते हैं, सो दैट इट कैन गिव मीन्स टू वर्क, काम करने के साधन दे सके, वो जो साधन है उसको इस तरीके से यूटिलाइज किया जा सके जिससे उसकी अर्निंग आ सके। इट इज अ प्रोसेस, economy is a process which give means to work so that a person, an individual, a firm can earn their income, जिससे वो अपनी इनकम को अर्न कर सके, इसी को कहा जाता है इकोनॉमी। इकोनॉमी एक इकोनॉमिक एक्शंस होता है, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होते हैं, जिससे इनकम जनरेट होता है, इन सब एक्टिविटी की स्टडी को ही इकोनॉमी कहा जाता है। इसी प्रोसेस को इकोनॉमी, स्टडी को इकोनॉमिक्स कहेंगे और प्रोसेस को या मैनेजमेंट को हम इकोनॉमी कहेंगे। कंसेप्ट क्लियर, इट इज अ प्रोसेस। इकोनॉमी क्या होता है, प्रोसेस होता है। यहां पर अब हम बात करेंगे कि इकोनॉमी के कितने टाइप होते हैं और कितने सेक्टर्स होते हैं। बेसिकली इकोनॉमी के अंदर हम सेक्टर करेंगे, फर्स्ट आ जाता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड आपका प्राइमरी सेक्टर होता है, जो कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है बाकी 2 सेक्टर्स को, दैट इज नोन एज अ प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर, इसे हम बोलते हैं बेसिकली। सेकेंडरी सेक्टर आ जाएगा जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, जिसमें हमारे रिसोर्सेज को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, इंडस्ट्रियल गुड में, इसीलिए हम इसे मैन्युफैक्चरिंग गुड या इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। एंड टर्जरी सेक्टर जो होता है ये दोनों को मिलाने का काम करता है। दोनों को कैसे है, एग्रीकल्चर सेक्टर आपकी माइनिंग सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर्स हो गए, पोल्ट्री फार्म आ गया आपका फिशिंग आ गया, आपका एनिमल हस्बेंड्री आ गया, ये सारे क्या दे रहे हैं आपको, रिप्रोडक्शन दे रहे हैं, जो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये रिसोर्सेज कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में तैयार होने के लिए, फिनिश गुड्स में तैयार होने के लिए। इन्हीं दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है सर्विस सेक्टर। सर्विसेज कैसे, सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो गई, कम्युनिकेशन की सर्विस हो गई, टेली कम्युनिकेशन हो गया, आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, आपका ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं टर्जरी सेक्टर के अलावा के अंदर। इसके अलावा आपका नेक्स्ट सेक्टर आ जाता है, अभी तक आप जो पढ़ के आए हो वो पढ़ के आए हो 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर। नेक्स्ट 2 और सेक्टर इकोनॉमी के पाए जाते हैं, जिसके अंदर पहला आ जाता है क्वार्टरनरी सेक्टर और फोर्थ आ जाएगा क्वार्टरनरी एंड फिफ्थ आ जाएगा आपका क्वीनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर क्या कहलाता है, जब आप किसी भी काम को करते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करते हो, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हो, तो इट इज बेटर टू रिसर्च फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क, और उसके बाद उस रिसर्च को किस तरीके से आप आगे की तरफ डेवलपमेंट करते हो, आप अपना किस तरीके से स्क्रैप को कम करते हो,
आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कैसे जनरेट करते हो, आप कहाँ पे कंपनी का या कंट्री का या इकोनॉमी का लॉस कम करते हो जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। ये सब फील्ड जो किए जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इसी को कहा जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इसी सेक्टर को हम क्वार्टरनरी सेक्टर कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर है क्या? देखो हमने यहाँ पे बात कर लिया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर जो कि यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करता है। जनरली प्राइवेट सेक्टर इस फील्ड में काम करता है। फिफ्थ जो सेक्टर है वो रिलेटेड होता है पॉलिसी मेकर से। पॉलिसी मेकर कौन होते हैं? वो लोग जो सारी की सारी इकोनॉमी को चेक कर रहे हैं, इकोनॉमी के अंदर कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेज की डेवलपमेंट की जरूरत है, कहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, कहाँ पर आपके जो एक पॉवर्टी है वो फैल रहा है जिसकी वजह से एजुकेशन पे इफेक्ट और एजुकेशन की वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी सफर करते हैं। तो वो सारे जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जो डिसीजंस ले रहे हैं, लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे, इंक्लूजन ऑफ आपका मनी से रिलेटेड हो या बैंकिंग इंक्लूजन हो, ये सब रिसोर्सेज ले रहे हैं, ये सब डिसीजन ले रहे हैं, तो ये हो जाता है आपका क्वीनरी सेक्टर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर क्वीनरी सेक्टर के बाद है स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ। अगर हम स्टेजेस ऑफ ग्रोथ की बात करेंगे तो भारत की ग्रोथ के सिनेरियो में अगर हम देखते हैं तो देयर विल बी, यहां आ जाएगा प्री इंडिपेंडेंस एरिया, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले भारत क्या था। सीधे कहेंगे कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, कॉलोनाइजेशन था, वहां पर ब्रिटिश के रूल के अंडर थे। तो उस समय पर भारत की स्थिति क्या थी। उसके बाद जब हम आजाद हुए तो आजादी से लेकर ट्रांसफर ऑफ पावर हमने किया। देन वी स्टार्टेड कि जब पावर का ट्रांसफर यानी 1947 ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस भारत कैसा था। उसके बाद भारत के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमें स्टेज लेना पड़ा कि जिसके अंदर हमें क्या करना था कि डेवलपमेंट की तरफ लेना था। क्योंकि जब हम आजाद हुए तो हमने 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया, लेकिन वो 5 ईयर प्लान कहाँ जाके फेलियर हो गए और किस तरीके से उनके अंदर डेवलपमेंट किया गया, ये स्टोरी आएगी जाके आपका 1991 के अंदर, जहां पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या एलपीजी पॉलिसी की हम बात करेंगे, जहां पर हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 लेते हैं। और टिल द डेट व्हाट आर द चेंजेस आर टेकिंग इन द करंट सिनेरियो, आज की सिनेरियो के अंदर क्या क्या प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वी आर सपोज टू स्टार्ट। हम चीजें ये जो है वो आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है यहां पर इकोनॉमिक सिस्टम। भारत के अंदर जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो किस तरह का है बेसिकली। यहां पर याद रखिए कि जो इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया भर के अंदर फैला हुआ है वो 2 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम हम मान के चलते हैं। एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब ये दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। व्हेन द रिसोर्सेज आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय, जब हम रिसोर्सेज को ओन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, किनके द्वारा कर रहे हैं, बाय द प्राइवेट सेक्टर। जहां पे किसके द्वारा कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर। कोई भी सेक्टर सेंटर लेवल का या गवर्नमेंट का या पब्लिक सेक्टर का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इनके अंदर नहीं है। जब मार्केट किससे बनती है, कंज्यूमर से बनती है और प्रोड्यूसर से बनती है। मार्केट की फोर्स क्या होगी, कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड करता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई करता है, और ये अपने आप को खुद बैलेंस करती हैं बेसिकली। तो दिस इज नोन एज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दिस इज नोन एज अ मार्केट इकोनॉमी। जिसको हम क्या कह रहे हैं कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेट होकर जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, जब उसे प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रोडक्शन कर रहा है, इसी को हम मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। मार्केट इकोनॉमी को हम फर्स्ट फॉर्मल इकोनॉमी की तरीके से लेते हैं। वर्ल्ड के अंदर ज्यादातर ये आपको यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर देखने के लिए मिलती है। ये एमर्जिंग करती है कि यहाँ पर जो भी वर्क है हमारा, इसके अंदर बुक के अंदर दिया हुआ है, बुक दी हुई है किसकी है, एडम स्मिथ की बुक है, एन इंक्वायरी ऑफ द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन के अंदर फिलोसफर एडम स्मिथ है, हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स। उनके मेन आइडियाज इसके अंदर दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए प्रोडक्शन में या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्रीज करेगा, और जिससे उसका प्रोडक्शन क्या करना है, उसे इंक्रीज करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा इनकम को जनरेट किया जा सके। दूसरा कह रहे हैं कि वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा क्या लेना, हायर प्रॉस्पेरिटी लेना, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, हायर प्रॉस्पेरिटीज लेना, जिससे कि यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि यहां पर
इनविजिबल हैंड, यानी कि जब आप प्रोडक्शन करते हो तो उससे इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, उससे इम्पैक्ट पड़ता है कि एक हमारे पास क्या होना चाहिए, मार्केट होनी चाहिए या इकोनॉमी होनी चाहिए, जहां पर जाकर जो हमने प्रोडक्शन किया, जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना चाह रहे हैं वहां पर जाकर अपनी चीजों को सेल कर सके। लेकिन ये सब जो डिटरमाइंड होगा वो किससे होगा, डिमांड एंड सप्लाई, जिसको हम मार्केट फोर्स करते हैं, इसकी जरूरत होती है। इसका मतलब है यहां पर मार्केट इकोनॉमी के अंदर जब पूंजीपति बैठे या मार्केट है, अगर हम सीधे बोले मार्केट है जहां डिमांड और सप्लाई रोल प्ले कर रही है, तो सप्लाई तभी की जाएगी जब डिमांड है, या ये कह सकते हैं कि सप्लाई कर दिया तो डिमांड क्रिएट इटसेल्फ, डिमांड अपने आप को खुद क्रिएट कर लेती है। तो दिस क्रिएट है, ये मार्केट फोर्स हैं जो वहां पर फ्री प्ले कर रही हैं। बेसिकली मार्केट फोर्स क्या कर रही है, इसके अंदर आपकी मार्केट इकोनॉमी के अंदर फ्री प्ले कर रही हैं। और इसी फ्री प्ले में इसी तरह की इकोनॉमी को जरूरत होती है कंपटीशन से बचाने की, क्योंकि यहाँ पर जब सब लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे सपोज करो एक सोसाइटी बनी, उस सोसाइटी में एक मेडिकल स्टोर खुल जाता है। अब मेडिकल स्टोर पे ही सब लोग आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो जा रहा है। अब वहाँ पे जितने भी लोगों की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर कहीं मेडिकल स्टोर खोल दे, लेकिन जो व्यक्ति ज़्यादा हायर इनकम जनरेट कर रहा था, अब उसे क्या हुआ, उसकी जो इनकम है वो कम हो जाएगी दूसरों की वजह से। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा, कंपटीशन आएगा तो दवाइयाँ जो होंगी वो मार्केट के अंदर सस्ती हो जाएंगी। तो कंपटीशन मार्केट के अंदर होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, जिसका फायदा मिलता है। एफिशिएंट ऑपरेशन किया जाता है मार्केट ऑपरेशन का, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की लेजिस फेयर, यानी कि गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन या इंटरफेरेंस मार्केट के अंदर इसके अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है। नॉन इंटरफेरेंस, लेजिस फेयर का मतलब होता है नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। आगे बात करते हैं, एडम स्मिथ अपने आप ये कहते हैं कि ये जो सिस्टम है वो नेचुरल लिबर्टी का है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई जो है वो ताकतें काम कर रही है, कोई व्यक्ति विशेष इसके अंदर काम नहीं कर रहा है इसके अंदर। उसके बाद इसी सिस्टम को अगर हम बात करें कि कैपिटलिज्म की अगर बात करें, तो कैपिटलिज्म क्या है, ओनरशिप किसके पास है, कुछ लोगों के पास है। वेल्थ किसके पास जाएगा, कुछ लोगों के पास जाएगा। रिसोर्सेज कौन यूटिलाइज कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटल होता है उसका एक्यूमुलेशन होना शुरू होगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कैपिटलिज्म कहते हैं। कैपिटलिज्म यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो ये कहती हैं कि मार्केट की फोर्स को फ्री प्ले करना चाहिए, वो अपने आप खुद को एडजस्ट कर सकते हैं, किसी गवर्नमेंट के डायरेक्ट इंटरवेंशन की जरूरत या आवश्यकता नहीं है। कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर कुछ गवर्नमेंट होती हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं दैट्स ओके, बट मार्केट की फोर्स को खुद का अपना काम करने दीजिए, ये जो चीजें हैं वो अपने आप एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे। सिंस इकोनॉमी, जब से सच इकोनॉमी जो सिस्टम है सबसे पहले यूएसए के अंदर 1777 में आया। कब आया है, यूएसए के अंदर 1777 के अंदर क्या आया है, यहाँ पर ये आया है कैपिटलिज्म। और यूएसए के अंदर आज भी कैपिटलिज्म है, बट यूएसए के अंदर कैपिटलिज्म के साथ साथ न्यो लिबरलिज्म भी है। अब ये न्यो लिबरलिज्म है क्या, ये पढ़ेंगे हम आगे जाके। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, इसी तरीके से बहुत सारी वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्री हैं जिसके अंदर ये लोग हाई प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय करते हैं और मार्केट की इकोनॉमी को फ्री देना चाहते हैं। बट ये कहाँ पर एंड हुआ, आखिर मार्केट इकोनॉमी के बाद गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्यों जरूरी रहा, लेजिस्फियर की नीति को कंट्रोल करना क्यों जरूरी हुआ, क्योंकि दुनिया भर के अंदर 1929 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वाइड महामंदी, जिसे हम महामंदी कहते हैं, ये आनी शुरू हुई। तो विश्वव्यापी महामंदी के लिए पहले तो सबसे पहले जरूरत है आपको मार्केट की सिचुएशन देखना कि वर्ड डिप्रेशन क्या है ना। सबसे पहले देखो मार्केट जो होती है वो जीरो से स्टार्ट हुई, जीरो से स्टार्ट होकर अपने ऊपर पहुंची, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे मार्केट का, किसी शॉप का मान लो, ऑर्गेनाइजेशन का मान लो, प्रोडक्शन एक्टिविटीज का मान लो, धीरूभाई अंबानी जी ने जब रिलायंस स्टार्ट किया था उसे मान लो, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अगर हम यहाँ पर जाते हैं, दिस इज नोन एज अ बूम, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे बूम। बूम के बाद कोई भी चीज जो टॉप पर पहुंच चुकी है, इट इज कंपल्सरी, और इट इज ये बोलो कि एक नेचर होता है हर चीज का कि जो चीज टॉप पर पहुंची है वो नीचे आएगी ही आएगी, सीधी सी बात है, दैट विल कम डाउन। क्यों होता है ऐसा, उसका रीजन होता है कंपटीशन का आना। उसी फील्ड में जब बहुत सारे प्लेयर उठ जाते हैं तो उस चीज की मार्केट जो अभी तक टॉप पर थी वो नीचे आएगी, चाहे वो एक इंडिविजुअल फर्म की बात बोलो, चाहे वो इकोनॉमी की बात बोलो, जो पूरे मतलब दुनिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वो इकोनॉमी एक बार जो टॉप पर आ चुकी है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, दैट विल उनके अंदर अगर वो रिसर्च डेवलपमेंट नहीं कर, अपनी पॉलिसी नहीं बदल रहे हैं, पुराने जैसी पॉलिसी ले रहे हैं, तो सर्टेनली वो मार्केट या वो इकोनॉमी नीचे आएगी। अब जब ये मार्केट नीचे आती है तो एक लिमिट के बाद अगर वो रुक जाती है, यानी कि जो आपका हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन रेट,
वो कंट्रोल होता है, महंगाई का रेट कंट्रोल होता है बेसिकली। तो यहाँ पर इस पीरियड ऑफ टाइम को हम कह सकते हैं रिसेशन। क्या कह सकते हैं हम इसको? रिसेशन। और जनरली मार्केट इसे कहते हैं मंदी। ये जनरली रिसेशन से ही ना ऊपर की तरफ दोबारा चली जाती है, रिसेशन से ही कंट्रोल। आपने देखा होगा ना इस तरह के साइन होते हैं, तो यही सेम ऐसे जैसे हमारे होते हैं ना ईसीजी के साइन होते हैं, ऐसे ही सेम होता है मार्केट के भी साइन होते हैं कि मार्केट अप एंड डाउन चलिए। आपने सुना होगा मार्केट में तेजी है, मार्केट में कमी है, मार्केट में तेजी है, मार्केट सेम चीज है यहाँ पे। जनरली रिसेशन किससे ये उठ जाता है? अगर रिसेशन हम भारत के अंदर या दुनिया के अंदर बोले तो हाल ही की 2009 की रिसेशन आई थी। लेटर ऑन अगर हम बात करते हैं जनरली रिसेशन से ही ये दोबारा से कवर होना शुरू हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं रिकवरी। इसको क्या बोलते हैं हम? रिकवरी। मुश्किल होता है जब ये रिसेशन में न जाकर डिप्रेशन में चली जाए। कहां चली जाए? डिप्रेशन। इसका मतलब है कीमतें बहुत ज्यादा हो जाए, मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई जो है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाए, चीजों का डिमांड ही ना रहे, जो हमारी इसके अंदर सारी चीजें जैसे कि आपका आउटपुट जो होता है वो कमजोर हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, पॉवर्टी ज्यादा फैलने लगती है, लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जॉब नहीं होती है। तो ये सिचुएशन वो होती है जिसे हम कहते हैं महामंदी। जिसे हम क्या कहते हैं? महामंदी, या इसे बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलेंगे इसे हम? डिप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिप्रेशन बोलेंगे। तो ये डिप्रेशन हुआ किस पीरियड ऑफ टाइम में? डिप्रेशन हुआ 1929 की हम बात करें। कब की बात करें? वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन। इस समय तक यहां पर क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमी था, जिसके फादर किसको बोल रहे हैं? एडम स्मिथ। साथ में कौन है? मिल, माल्थस, पिंगू, ये सब इनके साथ हैं। और ये थियरी क्या दे रहे हैं? ये थियरी ये दे रहे हैं कि दुनिया के अंदर कैपिटलिस्ट होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, इनोवेशंस होना चाहिए, मार्केट की फोर्स अपने आप रोल प्ले कर लेंगी, अपने आप को एडजस्ट कर लेंगी, और गवर्नमेंट का रोल जो है वो एक नाइट वॉचमैन की तरीके से, इसका मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, बाहर से खड़े होकर देखो, नो इंटरफेरेंस, अपने आप चीजें सेटअप हो जाएंगी। बट 1929 की वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन के बाद लॉर्ड केन्स आते हैं, और केन्स आने के बाद यहाँ पे थ्योरी, क्योंकि 1929 की वर्ल्ड वाइड आ गई, तो यहाँ पे देखा गया कि मार्केट की रिकवरी नहीं हो रही है, लगभग 10 साल ये चलती है। और इसके अंदर एक फिलॉसफी लॉर्ड केन्स के द्वारा दी जाती है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब तक मार्केट का इंटरवेंशन जब तक मार्केट में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा, तब तक मार्केट को बूस्टअप नहीं किया जा सकता। जैसे आपने देखा है कोरोना की सिचुएशन के अंदर, जब लोगों की सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई, सब लोग जॉब छोड़कर चले गए हैं, तो इस पीरियड ऑफ टाइम में गवर्नमेंट ने पैसा देना शुरू करा है मार्केट के अंदर, चाहे लोगों को खाना दिया है, चाहे अनाज दिया है, चाहे उनको जॉब दी है, एमजी नरेगा जैसे। तो गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा, जिससे कि सिचुएशन से उबर के आया जा सके। तो पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा ढांचा स्टार्ट होना शुरू हो रखा था कि जिसके अंदर जरूरी था कि मार्केट इकोनॉमी के साथ साथ गवर्नमेंट, जो भी लेजिस्फियर था, जो गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं था, अब गवर्नमेंट नाइट वॉचमैन की तरीके से काम नहीं कर सकती, गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करना पड़ेगा। किसको कंट्रोल करने के लिए? मार्केट सिचुएशन को। हालांकि कैपिटलिस्ट वाले इसकी तरफ इसके लिए पूरी तरीके से एग्री नहीं थे। रिसोर्सेज किसके हाथ में? प्राइवेट सेक्टर के। रिसोर्सेज वर नॉट गिवन टू किसको? इट इज नॉट गिवन टू गवर्नमेंट, है ना। लेकिन जो रिसोर्सेज थे, वो रिसोर्सेज किसके हाथ में? रिसोर्सेज हैं लोगों के हाथ में। रिसोर्सेज किसके हाथ में? लोगों के, पूंजीपति के हाथ में। सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि बाहर से आप हमें सपोर्ट कर दीजिए, और यहां पर आते हैं, यही कंसेप्ट चलता है आज भी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर है, या आपके किसके अंदर है? आपकी अमेरिकन जैसी कंट्रीज के अंदर। अब इसके कॉन्स क्या थे? बेसिकली ये कह रहे हैं यहां पर जो भी रिसोर्सेज है, पहला, जिनकी कंट्री देयर वाज ऑलमोस्ट नो टूल टू लुक आफ्टर दोज हु हैड लोअर परचेजिंग पावर, यानी कि उनके लिए तो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना, तो उनके लिए तो कोई फायदेमंद ही नहीं था, जो कि खरीद ही नहीं सकते हैं। दूसरा, यहां पर वेलफेयर ऑफ स्टेट का कोई भी, क्योंकि वेलफेयर ऑफ स्टेट कंसेप्ट आता है गवर्नमेंट वाली या पब्लिक इकोनॉमी के अंदर, तो आप स्टेट की या लोगों के वेलफेयर की बात नहीं करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट की बात करते हैं। यहां पर बहुत बड़ी इनइक्वालिटी हो जाएगी, कुछ ही पूंजीपतियों के हाथ में देश की पूरी वेल्थ आ जाएगी, और पूरा देश जो होगा वो गरीब हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी फैला देगा। तो ये जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी और अप्रोचेस लिए गए डिप्रेशन के समय से, हालांकि ये नया स्टार्ट हुआ, और इसी समय पर लॉर्ड कीन्स ने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिवीजन करते हैं, और माइक्रो और मैक्रो एक नई ब्रांच, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ से इकोनॉमिक्स से एक नई ब्रांच निकल के आती है, किसकी है? यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से 1833 टू 1945 के समय पर इन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इनकी बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड द मनी 36, जिसके अंदर ये फाइंड आउट किया गया दैट व्हाट आर द कॉजेज। यहाँ पे बोला कि इकोनॉमी की रिकवरी के लिए एक नया सेट ऑफ प्रिंसिपल्स का या पॉलिसीज का बनाना पड़ेगा। केन्स ने यहाँ पर बोला कि जब तक गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा, ऐसा नहीं कह रहे कि सारा का सारा गवर्नमेंट को, बट गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के साथ ही ऐसे क्राइसिस या वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन
रिसेशन से निकला जा सकता है। क्लियर हुआ? आई होप सबको समझ में होगा मार्केट इकोनॉमी। सेकंड आ जाता है नॉन मार्केट इकोनॉमी। नॉन मार्केट इकोनॉमी जस्ट इसके अपोजिट है। यहाँ पर कैपिटलिस्ट की बात हो रही है और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मार्केट की फोर्स नहीं, यहाँ पर गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करना पड़ेगा। दो तरह की इकोनॉमी यहाँ पर बोली जाएगी। इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी अगर हम बोलेंगे, इसको बोला जा सकता है हमारा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी है एंड कम्युनिस्ट इकोनॉमी है। सोशलिस्ट इकोनॉमी कहाँ पाई जाती है? रशिया के अंदर। कम्युनिस्ट इकोनॉमी कहाँ पाई जाएगी? चाइना के अंदर होगी। है क्या यहाँ पर सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है कि आपकी जो पार्टी जीत के होगी, दोनों में यही है। जो नॉन मार्केट इकोनॉमी है, दोनों में क्या है? रिसोर्सेज आर ओन्ड, कंट्रोल, मैनेज एंड डायरेक्टेड बाय सेंट्रल प्लान या गवर्नमेंट या पब्लिक या रिप्रेजेंटेटिव। अब यहां पे दोनों में डिफरेंस क्या है? एक है जहां पर रिप्रेजेंटेटिव है, वहां पर सोशलिस्ट है कि लोगों को आपने रिसोर्सेज को दे दिया है। जबकि अगर हम कम्युनिस्ट की बात करेंगे तो समुदायवाद को अलग अलग जनरेट करना और रिसोर्सेज का बंटवारा करना, ये दो अलग पॉलिसीज हो जाती हैं। तो आपकी एक अलग से वीडियो बनाकर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में क्या डिफरेंसेस हो जाता है। दोनों ही रिप्रेजेंट करेंगे पब्लिक इकोनॉमी को, दोनों ही रिसोर्सेज को गवर्नमेंट के हाथ में दे रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस होता है। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो वाला है, किसी और वीडियो के अंदर इसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि हम बात करें यहाँ पे, जब सोशलिस्ट मॉडल को लेकर चलते हैं तो स्टेट के अंदर ओनरशिप जो होगा नेचुरल रिसोर्सेज का, वो स्टेट के हाथ में होगा, और कम्युनिस्ट मॉडल के हाथ में कंट्रोल जो होगा वो लेबर के पास भी होगा, समुदाय के पास होगा। जैसे हम बात करते हैं, इसको हम स्टेट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर रिसोर्सेज आर ओन्ड, कंट्रोल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, बेटरमेंट ऑफ द स्टेट। यहाँ पर सोसाइटी और कम्युनिटी को रिसोर्सेज देना चाहिए, उन्हीं का रोल प्ले करना है। यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी जो है किसी इंडिविजुअल के द्वारा गाइडेड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा है। यहाँ पर मार्केट के जो फ्री प्ले हैं उनका कोई बड़ा रोल नहीं होगा। यहाँ पर जो लोग हैं वो इकोनॉमिक रोल प्ले करेंगे, पीपल इकोनॉमिक रोल प्ले करेंगे। जहां पर भी रिसोर्सेज है, मींस जो रिप्रेजेंटेशन होता है उनसे रिसोर्सेज को बंटवारा किया जाएगा, और यहां पर लोगों के हाथ में खुद के रिसोर्सेज होंगे। नेक्स्ट हम बात करें, जो डिसीजंस होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये किसके द्वारा लिया जाएगा? स्टेट के द्वारा लिया जाएगा। क्या बताया मैंने दोनों में? प्राइवेट इकोनॉमी में रिसोर्सेज के ऊपर डिसीजन प्राइवेट सेक्टर ले रहा है, जबकि आपका स्टेट इकोनॉमी के अंदर स्टेट उसका या गवर्नमेंट उसके डिसीजंस ले रही है। आई होप दोनों समझ में आया होगा। प्राइवेट इकोनॉमी जहां पे यूरोप के अंदर मिलती है, स्टेट इकोनॉमी यहाँ पर रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज के अंदर मिलती है। इसके फायदे क्या क्या थे? सबसे पहले फायदा क्या था? फायदा था लोगों के हाथ में रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, इनइक्वालिटी कम होगी। जहां पे वहां पे नुकसान थे ना, यहाँ फायदे हो जाएंगे। इसके कॉन्स क्या है? बेसिकली यहाँ पर रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, जो भी सेक्टर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहता है, वहां पर डेवलपमेंट बहुत तेजी से देखा जाता है। जहां पर रिसोर्सेज का तेजी से डेवलपमेंट नहीं करना है या रिसोर्सेज नहीं लिए जा सकते, वहां पर देखा जाता है कि सोशलिस्ट, क्योंकि जब ये लोगों के हाथ में होगा तो दे विल स्टार्ट फॉर देयर ओन सेक। गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी, फिर उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगी। तो इतना जब इनोवेशन का इतना समय नहीं मिल पाता, या इनोवेशंस के लिए लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो पाते हैं जो उसमें है, गवर्नमेंट में। यानी गवर्नमेंट जब रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल कर लेगी तो उसके अंदर रिसर्च या डेवलपमेंट कम हो पाता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए रिसर्च में जाएगी। यहाँ पर स्टेट का क्या मोटिव होता है? ये होता है स्टेट का वेलफेयर करना, यानी लोगों का वेलफेयर करना। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। यहाँ पर प्रॉपर्टी राइट जो थे वो गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगे। यहाँ पर जो भी आपके नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम होगा, इसके अंदर लिबर्टी या फ्रीडम की अगर बात करते हैं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ज़्यादा देखी जाती है, जबकि गवर्नमेंट इकोनॉमी में ये एब्सेंट हो जाएगा। इसका जो एम रहेगा वो है कि यहाँ पर जो लेबरर है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एक्सप्लोटेशन हो सकता है, और वो कैपिटलिस्ट लोगों की कठपुतली। यानी कि फिर भी अगर हम देखेंगे सोशलिस्ट में, कैपिटलिस्ट में तो डायरेक्टली पैसे वालों को दिया होता, अब यहाँ पे किसके पास हो गया है? गवर्नमेंट के पास हो गया। तो रिसोर्सेज फिर से एक्यूमुलेट होने के चांसेस रहते हैं यहाँ पर, और जो स्टेट है वो अपने आप एक तरीके से स्टेट कैपिटलिज्म का रूप ले लेगी। इसका मतलब है लोगों के पास अभी भी रिसोर्सेज नहीं गए। वहां पे किसके हाथ में थे? पैसे वालों के। यहाँ किसके पास में हो गए? गवर्नमेंट के। तो लोगों के पास बचा क्या? लोगों के पास कुछ भी नहीं है। दिस इज द मेन रीजन वी डिड नॉट अडॉप्ट। हमने कौन सी नहीं ली? हमने ना तो हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ली, ना हमने गवर्नमेंट इकोनॉमी ली। हमने क्या लिया? हमने इसका मिक्स रूप लिया, जिसके अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही होने चाहिए। इसी वजह से भारत के अंदर जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? मिक्स इकोनॉमी निकल के आता है।
मिक्स इकोनॉमी 1930 से इसको स्टार्ट किया गया था, 1930 के समय से इसको स्टार्ट किया गया। उसका रीज़न था 1929 की वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन के बाद कुछ मीटिंग्स हुई, जिन मीटिंग्स के अंदर ये एजेंडा लिया गया, क्या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस अगर हो रहा है तो क्या वो गवर्नमेंट इकोनॉमी बन जाएगी या वो प्राइवेट ही रहेगी। अगर प्राइवेट थी तो गवर्नमेंट का लिया, और जब प्राइवेट वालों ने गवर्नमेंट के एजेंडे को लिया तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट वाले थे उन्होंने देखा कि क्या जब ये गवर्नमेंट को लेकर ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट वाले में प्राइवेट को अडॉप्ट किया जा सकता है, और प्राइवेट को अगर अडॉप्ट करके डेवलपमेंट किया जाए तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो कुछ इकोनॉमी ने इनको क्या करने की शुरू, एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की 1930 तक आते आते। बात कर रहे हैं नॉन मार्केट से, यहां पर फर्स्ट कंट्री टू बी अनाउंस दिस सिस्टम वाज फ्रांस। कौन सी वाली? मिक्स इकोनॉमी। कौन सी वाली है? मिक्स इकोनॉमी। क्योंकि अभी तक हम किसके बारे में बात किया? हमने यूएसए के बारे में है, यूरोप के बारे में बात कर रहे हैं, हम रशिया के बारे में बात कर रहे हैं, चाइना के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं पहली बार मिक्स इकोनॉमी को किस कंट्री ने पहली बार अडॉप्ट किया? 1944 से लेके 45। इसका मतलब क्या था? रिसोर्सेज के पर ओवरऑल कंट्रोल जो होगा वो होगा गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड करके इसको फ्री होल्ड कर देगी रिसोर्सेज को, प्रॉपर्टी को, जिससे कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सके। यही कहलाती है मिक्स इकोनॉमी। और इसी मिक्स इकोनॉमी ने वर्ल्ड का बेस्ट मॉडल दिया विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक उन्होंने एक्सेप्ट किया कि स्टेट का इंटरवेंशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है मार्केट इकोनॉमी के साथ साथ। वर्ल्ड बैंक फर्दर ये बोलते हैं कि नीदर द इकोनॉमिक सिस्टम मार्केट और नॉन मार्केट इज फ्री फ्रॉम फ्लॉज, दोनों में ही कमियां हैं, लेकिन दोनों की कमियों को पूरा किया जा सकता है एक दूसरे के साथ मिलकर, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए। चीफ कैरेक्टरिस्टिक अब यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी के क्या दिखाई देंगे? केवल आपको प्रोज दिखाई देंगे, फायदे दिखाई देंगे। पहला, ये दोनों साथ में इकोनॉमिक रोल निभाएंगी। दूसरा, यहाँ पे प्राइवेट गुड्स और गवर्नमेंट गुड दोनों होंगे, यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाएगा और स्टेट मैक्सिमाइजेशन, स्टेट का जो वेलफेयर है उसको भी मैक्सिमाइजेशन रखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया कि इकोनॉमी के अंदर जो इनका रोल होगा वो क्या होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट, ये दोनों चीजें बता दी कि प्रॉफिट वाला और पब्लिक गुड जो होगा वो स्टेट वेलफेयर के लिए काम करेगा। इकोनॉमिक रोल जो होंगे वो दोनों ही प्राइवेट सेक्टर तक ही फिक्स नहीं होगा, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेंगे। और यहाँ पर जो भी रूल्स रेगुलेशंस, जो भी कॉम्पिटिशन है, जो भी टैक्सेशन है, उसको देखने का काम कौन करेगा? ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम करेगी गवर्नमेंट, काम करेगी। इसका मतलब है फाइनली दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय द फ्यू ऑफ द इकोनॉमी कि अगर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए दुनिया भर के अंदर तो इट वाज गुड टू एक्सेप्ट द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो दीज आर द थ्री टाइप ऑफ द इकोनॉमी वी लर्न। दैट द फर्स्ट थिंग इज हियर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो कि आप यूएसए के अंदर देखते हो। फिर आप सेकंड देखते हो सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो कि आप सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के रूप में, सोशलिस्ट के रूप में यूएसएसआर या रशिया, और कम्युनिस्ट के रूप में चाइना को देखते हो। थर्ड आपने देखा कि मार्केट इकोनॉमी सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया? तो वी दैट फ्रांस हैड अडॉप्टेड दैट। नाउ द थिंग इज हियर कि ये जो सिस्टम चल रहा था इसमें रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से था? देखो रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को आप इस तरीके से याद रखो, ऑल द रिसोर्सेज इन मिक्स्ड इकोनॉमी आर टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड देन इट इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्राइवेट सेक्टर सो दैट दे कैन एंजॉय। नाउ ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, विद द हेल्प ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ द लाइसेंस सिस्टम, इनके साथ साथ इनके रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था वो एक हाइब्रिड मॉडल था, जिसके अंदर दो मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, पहला स्टेट और दूसरा मार्केट, जिसके अंदर कुछ रिसोर्सेज जो थे वो डायरेक्टली स्टेट के हाथ में दे दिया गया। जैसे भारत के अंदर आप देखते हो रेलवे देखते हो, कम्युनिकेशन देखते हो, आईटी सेक्टर देखते हो, डिफेंस सेक्टर देखते हो, एटॉमिक एनर्जी सेक्टर देखते हो, वो सारा किसके हाथ में? स्टेट के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। जबकि बाकी जो आप देखते हो रिसोर्सेज, आप देखते हो कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर आप देखते हो, या आपका एक तरीके से आप देख सकते हो जो मीडिया होता है, मेडिकल सेक्टर आज की डेट में है, तो अब बहुत सारा एजुकेशन सिस्टम भी आपका है तो गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो दीज आर द डिवीजन ऑफ द रिसोर्सेज कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर रिसोर्सेज का जो बंटवारा था वो कर दिया गया था। बट ओवरऑल मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का। अब इसी पीरियड ऑफ टाइम में एट द टाइम देयर वर बेसिकली फ्यू ऑफ द कॉन्सेंसस। कब की बात कर रहे हैं हम? ये बात कर रहे हैं हम जिस समय पर दुनिया भर के अंदर ये डिस्कशन किया जा रहा था कि आखिर अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी काम नहीं कर पा रही है तो उसके लिए क्या एजेंडा होना चाहिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जब फ्री फॉल पे जा रही थी तो उस समय पर उसको कैसे डेवलपमेंट किया जा रहा था।
यहाँ पर वॉशिंगटन के अंदर एक मीटिंग होती है, जो मीटिंग होती है वॉशिंगटन डीसी के अंदर होती है, इसलिए इसे वॉशिंगटन कॉन्सेंसस का नाम लिया जाता है। रिफॉर्म पॉलिसी ली जाती है विद द हेल्प ऑफ द IMF और वर्ल्ड बैंक, दोनों यहाँ पर कुछ अपने सजेशंस देते हैं, जिन सजेशंस के आधार पर बहुत सारे एक पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म लिए जाते हैं। और इसी को कि जिन लोगों ने, यूरोपियन कंट्री ने या अमेरिकन जैसी कंट्रीज ने, इन्होंने क्या लिया हुआ है, कैपिटलिज्म लिया हुआ है, तो उसमें किस तरीके से लिबरल की तरफ जा सकते हैं, इसी को हम न्यू लिबरलिज्म कहते हैं बेसिकली। इसमें सबसे पहले क्या बोला कि कहते हैं कि अगर इकोनॉमी को आपको बचाना है तो फिजिकल डिसिप्लिन होना जरूरी है। फिजिकल डिसिप्लिन का मतलब होता है सरकार क्या खर्च कर रही है और क्या इनकम उसकी आ रही है, क्या उसमें बैलेंस है, टैक्सेशन सिस्टम है उसका स्ट्रॉन्ग। किसी भी देश की डेवलपमेंट उसकी कर व्यवस्था पर निर्भर होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास खुद का पैसा नहीं होता है, गवर्नमेंट लोगों से टैक्स लेती है और उसी टैक्स के पैसे को मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जरूरी था कि फिजिकल, जो आपका फिजिकल डिसिप्लिन है वो इंपॉर्टेंट हो। पब्लिक के एक्सपेंडिचर को कुछ एक प्रायोरिटीज एरिया होते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। उसके बाद टैक्स रिफॉर्म्स हो गया। टैक्स रिफॉर्म्स में आपका प्रोग्रेसिव टैक्स होना चाहिए या रिग्रेसिव टैक्स होना चाहिए, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट, आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है, बैंक रेट होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, जिससे मार्केट के अंदर जो इनकम आएगी या इनकम बाहर जाएगी उसके अंदर चेंजेस आने चाहिए। उसके अलावा इन्होंने कॉम्पिटेटिव एक्सचेंज रेट होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री का जो पैसे का, जो करेंसी का एक्सचेंज होता है उसको हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। इसका एक पूरा चैप्टर आएगा आपका, वो कॉम्पिटेटिव इन द नेचर होना चाहिए। ट्रेड के अंदर लिबरलाइजेशन, जिस समय की बात की जा रही है उस समय पर भारत के अंदर हम लोगों ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी नहीं ली हुई थी। उसका रीज़न है, पहली चीज़ तो हमें आज़ादी नहीं थे, और जब हम आज़ाद हो भी, हमारी आज़ादी के समय पर भी जब ये चीज़ें ली गई हैं उस समय पर जब ये आता है तो इंटरनेशनल लेवल पर हम इतना डरे हुए थे कि हम बाहर के, क्योंकि बाहर के लोग हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे और व्यापार करने के बाद उन्होंने हमारे रिसोर्सेज पे कंट्रोल किया, तो हमने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। उस समय पर ये कंसेप्ट निकल के आता है कि इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको लिबरल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें कंपनी के ऊपर बैरियर लगे होते हैं एंट्री और एग्जिट के, तो उनके बैरियर्स को वीकर करना चाहिए या डीरेगुलेट करना चाहिए। यानी कि उनको ये नहीं है कि एक जो इकोनॉमी है या एक मान के चलो कि एक फर्म है वो लगातार नुकसान में है, लेकिन वो नुकसान में ही रह रही है, उसको बाहर ही नहीं निकलने दिया जा रहा है क्योंकि उसकी एंट्री और एग्जिट पे जो था वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे। ये किसके अंदर होती है? मोनोपोली के अंदर होती है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि इसी को आपको क्या करना पड़ेगा? डीरेगुलेट करना पड़ेगा। अगर कोई इकोनॉमी इस कंडीशन में नहीं है कि उसको बैलेंस कर सके तो वो उस मार्केट से एग्जिट कर सकती है। नेक्स्ट आ जाएगा सिक्योर प्रॉपर्टी राइट। आगे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे डिसीजन यहाँ पे लिए गए। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब आप प्राइवेट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का रोल ले रहे हैं तो इसको आप न्यू लिबरल कह रहे हो, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी ले रहे हो अब बाहर से, लेकिन इसको कह रहे हैं ये कोई एक मिक्स इकोनॉमी का नहीं है, ये किसके है? ये न्यू लिबरलिज्म को दिखाता है। लैटिन अमेरिका के अंदर मार्केट फंडामेंटलिज्म को दिखाता है यहाँ पर है। और यहाँ पर ये कह रही है कि यहाँ पर जितने भी आपके कमिटमेंट है, जो भी मार्केट के बिलीव है, वो हैंडल किए जा सकते हैं इन सब पॉलिसीज को लेकर। आगे हम अगर सेकंड पॉलिसी की है, ये सब उसी की डिटेल दी हुई है विच आई हैव डिस्कस विद यू इन दीज टॉपिक्स बेसिकली, कि किस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो PFI करते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं या FDI करते हैं, जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाता है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं और देश के अंदर ये डिसाइड किया जा रहा है कि क्या हमें मिक्स इकोनॉमी की तरफ जाना है। लेकिन यूरोपियन कंट्री, अगर हम अमेरिका जैसी कंट्री की बात करते हैं, यूरोप की कंट्री नहीं, अगर हम अमेरिका की बात करते हैं वेस्टर्न कंट्री में, तो यहाँ पर जो अमेरिका है उसने मिक्स इकोनॉमी के कुछ फीचर्स लिए, लेकिन उसे हम न्यू लिबरलिज्म कहते हैं, उसे हम मिक्स इकोनॉमी नहीं कहते। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर एक और आपका निकल के आएगा बीजिंग कॉन्सेंसस। अब बीजिंग कॉन्सेंसस क्या था? क्योंकि बीजिंग के अंदर क्या है, चाइना की है ना, चाइना से है, तो बीजिंग कॉन्सेंसस है क्या? बेसिकली बीजिंग के अंदर एक मीटिंग होती है। बीजिंग के अंदर क्या? कम्युनिस्ट है। अब कम्युनिस्ट क्या है? यहाँ पर पार्टी सिस्टम है, रिसोर्सेज जो है वो स्टेट के हाथ में, स्टेट विल टेक द ऑल डिसीजन। अब ये बीजिंग कॉन्सेंसस क्या था? वो था क्योंकि ये भी चाहते हैं क्या, फ्रांस की तरीके से डेवलपमेंट करना चाहते हैं, फ्रांस के अंदर जिस तरीके से मिक्स इकोनॉमी है उसको लेना है, लेकिन ये सोशलिस्ट है। अब ये कैसे लेंगे? सोशलिस्ट में भी कम्युनिस्ट है, ये कैसे लेंगे? यहाँ पर सरकार का रोल है बेसिकली। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर रिसोर्सेज तो सारे हमारे हाथ में है, लेकिन उसमें जो लाइसेंस देना है, चीज़ें हैं,
उसको हम ईजी कर देते हैं जिससे कि प्राइवेट के रोल को इंक्रीज किया जा सके। क्लियर है? इसमें सिर्फ प्राइवेट के रोल को, प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करना है। यहाँ पे बीजिंग कंसेंसस को फॉर्मुलेट किया जाता है। यहाँ पर दे रखा है कि इकोनॉमी का राइज हो जाता है, इकोनॉमी जो चाइना की है वो इंक्रीज हो जाती है 1980 के अंदर। याद रखना हमारे 2 साल बाद चाइना आजाद हुआ था। वी गॉट फ्रीडम इन 1947 वेदर चाइना गॉट फ्रीडम इन 1949। तो उसके बाद हमारे बाद भी ये किस तरीके से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, उसका सेम रीज़न है। हालांकि पॉपुलेशन उनकी बहुत सारी थी, लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर है और हेल्थ के ऊपर है। ये 3 सेक्टर पे उन्होंने सबसे ज़्यादा रोल प्ले कराया। और उसका सीधे सीधे कोई डायरेक्टली एकदम से एनिमी जिसके साथ उसे बार बार लड़ाइयाँ लड़नी पड़े, वो सब चीज़ें बहुत सारा चाइना के साथ नहीं हुआ, जिस वजह से चाइना बहुत ज़्यादा डेवलप जल्दी से हो गया। जबकि हम इनिशियल स्टेज पे 19 अगर हम बात करते हैं कि 1950 में हमने लेना शुरू किया था, हमारी प्लानिंग बननी शुरू हो गई थी। और उसके बाद 1962 हो गया, 65 हो गया, 71 हो गया, 75 की इमरजेंसी हो गया। तो वी सा लॉट ऑफ क्राइसिस। तो ड्यू टू विच हमारी इकोनॉमी जो थी, जैसे वो स्पीड पकड़ती थी वैसे कुछ ना कुछ हो जाता था। एंड उसका जो एक आउटकम्स निकल के आता था कि इंडिया की इकोनॉमी उस पीरियड ऑफ टाइम पे जहाँ पे चाइना डेवलप्ड कर गई थी, 80 तक गई थी, हम लोग उस समय पर 1975 की जो नेशनल इमरजेंसी उसका दंश झेल रहे थे। तो कुछ ये जो वॉर की कंडीशन थी लगातार हमारी, चाहे चाइना नहीं, हमारे चाइना के साथ युद्ध था, बट कैजुअलिटी अगर देखा जाता है या नुकसान देखा जाता है तो भारत का उस समय पर ज़्यादा रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर आ जाता है इकोनॉमिक्स के ऊपर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 1976 तक आते आते यहाँ पर डेन ज़ोंगपिंग थे। एंड ये जो हो जाते हैं, क्योंकि माओ जेडुंग यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है, तो एक मॉडल लेते हैं कि यहाँ पर वॉशिंगटन कंसेंसस के जस्ट अपोजिट है। वॉशिंगटन कंसेंसस क्या कह रहा है? गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज को लेना, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को लेना, उसे बढ़ाना। जबकि यहाँ पर एंटी वॉशिंगटन, ये क्या था? अल्टरनेटिव था वॉशिंगटन कंसेंसस का। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं दुनिया के अंदर गवर्नमेंट वाली पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन साथ में प्राइवेट के रोल को बढ़ाया जा सकता है। तो अगेन दे आर नॉट इन द फेवर ऑफ द प्राइवेट इकोनॉमी, बिकॉज दीज आर द 2 डिफरेंट पोल्स। हम कह रहे हैं एक तरफ क्या कह रहे हैं? प्राइवेट इकोनॉमी है तो हमें उसे अगर बचाना है तो हमें क्या करना है? गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी ले लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं हम तो गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट को प्राइवेट वालों को नहीं दे रहे हैं, वो चाहे डेवलपमेंट करें कुछ भी, वी आर नॉट सपोज टू गिव ऑल द रिसोर्सेज इन हैंड ऑफ द प्राइवेट। तो यहाँ पे प्राइवेट के रोल को इंक्रीज करने की बात करता है बीजिंग कंसेंसस। बस इतना सा समझ लेना आप लोग। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो इसकी पॉलिसी थी, इसके अंदर सबसे पहली जो पॉलिसी आ जाएगी वो आ जाएगी, इन्होंने एक्सपेरिमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा दिया। दूसरा कह रहे हैं ये यहाँ पर पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रोथ विद द ग्रेजुअल रिफॉर्म्स। धीरे धीरे इन्होंने, जैसे लैंड रिफॉर्म्स थे, इनके प्रॉपर्टी रिफॉर्म थे, टैक्स रिफॉर्म थे, इन्होंने धीरे धीरे उसको बढ़ावा दिया। उसके अलावा इन्होंने जो फॉरेन आइडियाज थे उनको सेलेक्ट किया कि कौन से ऐसे फॉरेन आइडियाज हैं जो कि चाइना के परिप्रेक्ष्य में सही उठते हैं, ये चाइना जैसी कंट्रियों के परिप्रेक्ष्य में सही उठते हैं, और हम उन पॉलिसीज को ले। बेसिकली यहाँ पर चाइना ने लिबरल मार्केट अप्रोच को इस्तेमाल करना शुरू किया। लिबरल मीन्स अपनी मार्केट को दूसरों के लिए खोल दिया और दूसरों की मार्केट में खुद गए। और यहाँ पर जब ये दूसरों की मार्केट में पहुंचे तो इन्होंने देखा कि जो इनोवेशंस इन्होंने किए हैं उनसे ये जो बना पा रहे हैं वो बहुत सस्ती चीज़ें बना रहे हैं। और इन्होंने कनेक्शन कर दिया दूसरी कंट्रियों को, दूसरी इकोनॉमी को कनेक्ट कर दिया अपनी कंट्री से, जिससे चाइना का ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। एंड विच इज ऑल्सो नोन एज अ राइज ऑफ द स्टेट लेड ग्रोथ, जहां पर कंक्लूजन निकल सकता है चाइनाज बेस्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखी जाती है 1980 से 1990 के समय, जब भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। 2010 तक अगर हम बात करते हैं कि जो मॉडल था वो वर्ल्ड की डेवलपिंग कंट्रियों तक भी पहुंचा। चाइना की ग्रोथ को सबने माना। एक्सपर्ट ने देखा कि चाइना के अंदर जो इन्होंने इनोवेशंस किए, एक्सपेरिमेंट किए, जिस डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसको अडॉप्ट किया जाएगा। कुछ एक्सपर्ट थे, उन्होंने यहाँ पर इसको कुछ को प्रोटेक्शनिज्म की भी बात बोलते। प्रोटेक्शनिज्म होता क्या है? देखो, प्रोटेक्शनिज्म है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना, कि जिससे कि जो रिसोर्सेज हमारे हैं वो ड्रेन ना हो जाए बेसिकली, या दूसरे की जो मार्केट है वो कंट्रोल ना कर सके। यहाँ पर बात करते हैं कुछ एक्सपर्ट जो होते हैं बिलीव करते हैं राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली यूएसए के अंदर, यूके के अंदर और अदर कंट्रीज के अंदर। किससे? चाइना से, क्योंकि वो इनोवेशंस को लेकर मार्केट को अपने स्प्रेड कर रहा था इस पीरियड ऑफ टाइम में। नेक्स्ट आ जाता है सैंटियागो कॉन्सेंसस। सैंटियागो कॉन्सेंसस ये है, देखो आपने सबसे पहले किया वॉशिंगटन कॉन्सेंसस, जिसके अंदर वो क्या ले रहे थे? प्राइवेट वाले हैं और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी को ले रहे हैं। फिर क्या बीजिंग कॉन्सेंसस, जिसमें वो क्या ले रहे हैं? वो गवर्नमेंट वाले हैं, सोशलिस्ट हैं, और वो प्राइवेट को कुछ को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे सैंटियागो इन दोनों का मिक्स देगा कि यहाँ पर सैंटियागो कहाँ पर है? चाइल की कैपिटल है सैंटियागो, साउथ अमेरिका के अंदर। तो यहाँ पर है ना, कॉन्टिनेंट के अंदर। तो यहाँ पर ये क्या कहेंगे सैंटियागो में
कि आप जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं बेसिकली वो ऐसे होने चाहिए कि वो सोशलिस्ट भी होने चाहिए और कैपिटलिस्ट भी होने चाहिए, यानी कि दोनों को ही मिला जुला इन्होंने अडॉप्ट किया, जिसे हम बोलते हैं सैंटियागो कॉन्सेंसस। इन्होंने एक अल्टरनेटिव लिया, ना इन्होंने पूरी तरीके से वॉशिंगटन का लिया, ना इन्होंने पूरी तरीके से आपका बीजिंग का लिया। इन्होंने बोला कि डेवलपिंग कंट्रीज जो भी हैं वो दोनों ही, क्योंकि अगर कैपिटलिज्म डेवलपिंग कंट्रीज में अगर कैपिटलिज्म हो जाएगा तो सारा का सारा जो फंड है, सारे रिसोर्सेज हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे कुछ लोगों के हाथ में और बहुत ज़्यादा गरीबी फैल जाएगी। दूसरा इन्होंने बोला कि अगर ये सारे रिसोर्सेज सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में दे दे तो अगेन ये स्टेट कैपिटलिज्म हो जाएगा कि वहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल हो जाएगा। तो डेवलपिंग इकोनॉमी में जरूरी था कि एक्सपेरिमेंट भी जरूरी है, इनोवेशन भी जरूरी है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना भी जरूरी है, क्योंकि ये ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्री हाल फिलहाल में क्या थी, फ्री हुई थी सारी की सारी कॉलोनाइजेशन से। तो इट वॉज कंपल्सरी दैट बोथ द सेक्टर्स कम्स टुगेदर एंड दिस इज जो इन्होंने एक बनाया, एक मॉडल बनाया दैट इज नोन एज अ कैपिटलिस्ट और सोशियो, दोनों को मिलाकर इन्होंने एक मॉडल तैयार किया। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं इसी के अंदर है दैट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे प्रपोज किया कि इनक्रेडिबल पावर होती है, पावर ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होता है, स्पिरिट ऑफ द ओपननेस होता है, पार्टनरशिप होता है, जिससे ग्लोबली लोगों को समझाया जा सके कि डेवलपमेंट को कैसे अचीव किया जा सकता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सैंटियागो के अंदर मेन जो था वो ये था इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आई होप समझ में आया होगा सबको। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं कि कैपिटलिज्म को एज अ ग्रोथ प्रमोशन की तरीके से यूटिलाइज किया गया था 1929 में, ये बहुत डिटेल में ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन देयर ऑल्सो कि वॉशिंगटन कॉन्सेंसस क्या था, तो उसी चीज़ को दोबारा से इन्होंने डिस्कस किया है कि वॉशिंगटन DC इसके अंदर 2007 की 2009 तक के जो क्राइसिस हैं, 1929 के क्राइसिस हैं, उससे जो वॉशिंगटन है वो किस तरीके से बाहर आया निकल के। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लास्ट इसी के बारे में है कि अब ये एग्रीमेंट यहाँ पर इस समय पर है कि हाउ द रिसोर्सेज विल बी यूटिलाइज, है ना, रिसोर्सेज किस तरीके से किसी देश के यूटिलाइज होने चाहिए, ये उस देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। उस देश की अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट है, उस देश की अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट है, उस देश की अर्थव्यवस्था मिक्स्ड है, वो किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को मैनेज करके चलते हैं, वहाँ के लोग किस तरह के हैं, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह की हैं, वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पावर किसके हाथ में है, ये सब मैटर करते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था क्या होने वाली है। आज जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस क्या होते हैं, इकोनॉमी क्या है, टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या है, बेसिकली इकोनॉमी कैसे काम करती है, वॉशिंगटन कॉन्सेंसस क्या है, बीजिंग कॉन्सेंसस क्या हो, सैंटियागो कॉन्सेंसस क्या कहता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बारे में ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो हमारे ग्रुप पर है, हमारे चैनल पर है, आप लोग वहाँ जा सकते हैं, उसको विजिट कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हमारे जो सीरीज शुरू हुई है, आज हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म करा है, सेकंड थर्ड चैप्टर जो होगा वो आगे आने वाले दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। कुछ क्लासेस हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, कुछ क्लासेस जो हैं हमारी वो ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। कोशिश करेंगे कि जब भी हमारी लाइव क्लासेस चले आप लोगों को सबको उसके बारे में प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। धन्यवाद।